डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 25। ठीक 15 मिनट्स बाद एक के बाद एक कार बुंदेला पैलेस में एंटर हुई और सबकी नजरें एंट्रेंस से आते हुए लोगों पर गई और फिर उनके साथ आए हुए चीजों पर। शिव उनका फैमिली बिजनेस संभालता था और उसी के साथ साथ उसने उसके खुद का डायमंड्स और ज्वेलरी का बिजनेस भी था जिस पर सिर्फ उसका ही हक था। उसी में से उसने शौर्या के लिए एक से बढ़कर एक डायमंड, प्लेटिनियम और भी महंगी ज्वेलरी के रेयर पीस मंगवाए थे। रूथ ने उसके नाम पर उसके अपनी मेहनत से खरीदे हुए 3 फ्लैट और एक अनलिमिटेड लिमिट का कार्ड दे दिया था जिससे शौर्या जो चाहे वो खरीद सकती थी। वही संजीव जी ने कुछ विला और उनकी कंपनीज में से कुछ कंपनी उसके नाम पर ट्रांसफर कर दी थी। और एक साथ इतना सब कुछ इतना मिलने के बाद तो शौर्या हैरान ही हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन बॉस, आपको मिलियनेयर नहीं आप तो बिलियनियर बन गई। चिका ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया और शौर्या टकटकी लगाए हुए उसकी फैमिली की तरफ देखने लग गई। ये तो बस शुरुआत में बेटा, आप इससे भी बहुत बहुत ज्यादा डिजर्व करती है। आपके मामा और बाकी सब तो देखिए अब के लिए क्या क्या करेंगे, बट उनके आने से पहले हम तुम्हारे आने का सेलिब्रेशन करते हैं। चलो, मृणाल जी ने कहा और उसका हाथ पकड़कर से गार्डन में लेकर जाने लग गई। बुंदेला विला का गार्डन पहले ही बड़ा खूबसूरत था और वहां का नाइट डेकोरेशन भी आंखों को हैरान करने ही वाला था। बट आज उस गार्डन की खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। फेरी लाइट्स, खूबसूरती से सजाया हुआ टेबल, फ्लावर्स और खाने के लिए रखी हुई अलग अलग चीजें, इन सब के साथ साथ अरेंज किया हुआ छोटा सा म्यूजिक शो बहुत प्यारा और क्यूट था सब कुछ। शौर्या सब कुछ देखकर बहुत खुश हुई। कम मेरी जान, संजीव जी उसे आगे लेकर चले गए और उनके वहां जाते ही स्टाफ केक लेकर आ गया। 3 लेयर का ब्यूटीफुल सा केक था वो, जिस पर वेलकम लिखा हुआ था। ओमकारा ने आगे आकर कैंडल्स जलाने लग गया जिसमें शिव और रुद्राय भी उसकी हेल्प करने लगे। काम कर कम रहे थे वो, लेकिन बिगाड़ ज्यादा रहे। हतेक मैं करूंगा ऐसा नहीं कहकर उनकी गड़बड़ चल रही थी और मृणाल जी और संजीव जी उन्हें डक लगा रहे थे। कैंडल्स जलाने के छोटे से काम में भी उन्हें जिद करनी थी और उस काम को बिगाड़ना था और उनका बार बार ये कहना कि मेरी बहन में मैं करूंगा। उनके वो वर्ड्स, वो सारी चीजें उसकी फैमिली कर रहे एफर्ट शौर्या के दिल में गर्माहट पैदा कर रहे थे। इन्हीं खुशियों के लिए उसे उस कैद से निकलना था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ये सारी खुशियां मिलेंगे, एक फैमिली का यार मिलेगा, लेकिन उसकी किस्मत में था ये सब और आखिर वो उसे मिल रहा था। थैंक यू भाई, शौर्या ने तीनों के तरफ देखकर प्यार से कहा और उसकी वो 2 वर्ड्स ही उन तीनों के दिल को छू गए। केक कट करे, मृणाल जी ने कहा और शौर्या ने हाँ में सर हिलाकर उन दोनों का हाथ पकड़ा और धीरे से केक कट कर दिया। शौर्या का इतना करना और वो दोनों बहुत ही खुश हो गए। उन तीनों ने मिलकर केक कट किया और उसके तीनों भाइयों ने बलून ब्रस्ट किए, साथ ही में पोपर्स भी ब्रेक किए जिसमें से गुलाब की पंखुड़ियां उड़कर उन सब के ऊपर आ गई। शौर्या की मुस्कान और भी बढ़ गई। मम्मा, शौर्या ने केक का पीस उठाया और मृणाल जी के ओठों के पास लेकर चली गई। मृणाल जी की आंखों में नमी उतर कर आ गई और उन्होंने नाम आंखों से ही केक खा लिया और फिर शौर्या को भी खिलाया। डैड, शौर्या फिर उसके डैड की तरफ मुड़ी और उन्होंने भी उसके सर पर हाथ रखकर और उसे ढेरों आशीर्वाद देकर केक खाया और उसे भी खिला दिया। बहुत इंतजार किया था हमने शौर्या इस पल का, पता है हम दोनों हमेशा से चाहते थे कि हमारी बेटी हो और इसके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। हमारी दुआ कबूल भी हो गई, बट देखो ना वो दुआ, हमारी चाहत हमारे पास आते आते कितने साल लग गए। संजीव जी बोले और उनकी बात सुनकर सभी की आंखों में भी नमी आ गई। शौर्या जानती थी उन्होंने क्या क्या किया था। चिका ने उसे सब बताया था। बेटी के 6 में उन्होंने सरोगेसी का तक के ऑप्शन चुना, बट उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो उन्हें नहीं मिली। काश काया मोम उन्हें उस वक्त उन्हें मिल जाती तो शायद ये प्यार मुझे बचपन से ही मिलता और शायद से मेरी बहा भी आज हमारे बीच होती। शौर्या ने नम आंखों से उन्हें देखते हुए दिल ही दिल कहा और उसकी आंखों में आंसू देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं से अच्छा ये नहीं कि अब हम साथ हैं और आगे हमेशा साथ रहेंगे। संजीव जी ही उसके गाल प्यार से खींचते हुए बोले और आगे बढ़कर उन्होंने उसके सर पर ओट रख दिए। मेरी प्यारी बच्ची, बहुत खुशी महसूस हो रही थी उन्हें आज। उनकी बेटी, उनके बरसों का सपना जो आज पूरा हो गया था। उनके पूरे खानदान में पिछले 3 पीढ़ियों से, मैंने पहले 7 कहा था बट अब 3 कह रही हूँ, कोई भी लड़की नहीं थी इस वाह से। शायद उन्हें थोड़ी ज्यादा ही बेटी की ख्वाहिश थी जो आज पूरी तरह से पूरी हो गई थी। शौर्या के ओठों पर उनके इस जेस्चर से छोटी सी स्माइल आ गई। प्रिंसेस, हम भी हैं यहाँ, उसके तीनों भाइयों ने एक साथ ही कहा और एक साथ ही केक स्पून में लेकर उसके ओठों के पास कर दिया। मैं बड़ा हूँ,
इसलिए शौर्या मेरे हाथ से पहले केक खाएंगी और मुझे ही पहले खिलाएंगी भी। शिव का आख्याना और छोटे दोनों उसे घूर कर देखने लग गए। एक्जेक्टली भाई, आप सबसे बड़े हैं इसलिए समझदार बनो और मेरी प्रिंसेस को पहले मेरे हाथ से केक खाने भी दो और मुझे ही उसे पहले केक खिलाने भी दो। ओमकारा भी उसे घूरते ही बोला और रुद्र सोचने लग गया कि वो क्या कहे, वेल छोटे से बड़ा लो या फिर बड़े से छोटा। उसका नंबर तो 2 नंबर पर ही आने वाला था, लेकिन हमेशा वो ही क्यों सेकंड रहे ये सोचकर उसने उसके बड़े भाई और छोटे भाई को देखा जो एक दूसरे को टशन से घूर रहे थे और उसका फायदा उठाकर उसने सबसे पहले शौर्या को केक खिला भी दिया और खुद उसके हाथ से खा भी लिया। रुद्र, शिवाय, भाई ओमकारा दोनों ने एक ही वक्त उसे गुस्से से आवाज दी और शौर्या खिलखिला कर हंसने लग गई। अभिमन्यु ने जो कहा था ना कि उसके भाई कैसे ही ये उसे समझ आ जाएगा, वो बिल्कुल सही था। उसके भाई उसके साथ बड़े ही स्वीट और प्यार थे। उसे यूं हंसता हुआ देखकर शिवाय और ओमकारा ने रुद्र को घुना शुरू कर दिया और फिर से चम्मच उसके ओठों के पास लेकर आ गए। अब मेरा टर्न, शिवाय ने कहा। नहीं भाई मेरा, ओमकारा भी जोर पर अड़ गया और शौर्या ने ही उन्हें हाथ दिखाकर रोका। उसने फिर 2 स्पून लिए और दोनों में केक लेकर उन दोनों के ओठों के पास लेकर चली गई और उसकी ये हरकत दोनों को बहुत खुश कर गई। उन दोनों ने केक खा लिया और उसे केक खिलाने के लिए हाथ आगे ही किया था कि रुद्र ने दोनों के चम्मच ले लिए। अरे इतना स्वीट मत खिलाओ उसे तकलीफ होगी, अभी अभी बड़ी चोट से उभरी है वो, रुद्र का कहना और वो दोनों शांत हो गए। जाहिर सी बात है उन्हें उसे खिलाने से ज्यादा उसकी हेल्थ इम्पोर्टेंट थी, तो उन्होंने अपने अपने हाथ पीछे ले लिए और शौर्या रुद्र को घूर कर देखने लग गई। तुम चाहती हो क्या दोनों फिर से लड़ाई करे? रुद्र उसकी नजरों को समझ गया और धीरे से उसके काना में बोला और शौर्या ना में सर हिलाने लग गई। बट आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, स्वीट खाने से कुछ नहीं होता है और मुझे स्वीट बहुत पसंद है, शौर्या बोली और रुद्र उसकी मासूमियत और उसके एक्सप्रेशन देखता ही रह गया। ओके फिर मेरे हाथ से खाओ, रुद्र ने कहकर फिर से केक लिया और शौर्या को खिला दिया और शिवाय और ओमकारा उसे घूरकर देखने लग गए। उन तीनों की नोकझोंक शुरू हो गई जिसे शौर्या मुस्कुराकर देख रही थी और कभी कभी खिलखिलाकर हंस भी रही थी। उसे यूं हंसता देख उसके तीनों भाई और भी ज्यादा कर रहे थे और वही मृणाल जी और संजीव जी उनके बच्चों को देखकर खुश हो रहे थे, बहुत ज्यादा खुश। यू आर राइट, गर्ल्स आर सच अ ब्लेसिंग, बेटी होना ये सच में दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, संजीव जी ने कहा और मृणाल जी एक नज़र उनकी तरफ तो दूसरी नज़र उनकी प्यारी से बेटी की तरफ देखने लग गई। शौर्या ऊपर देखो, मृणाल जी ने उसके पास आकर कहा और शौर्या की नज़रें आसमान के तरफ चली गई और कुछ ही पलों में फायर क्रैकर्स बजने लग गए और आसमान में बहुत ही प्यारा शो शुरू हो गया। रात का अंधेरा और उसमें चमकती हुई वो कलरफुल रोशनी सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि जहां तक वो नज़ारा दिखाई दे रहा था ना वह तक के सबकी नज़रें उस पर बनी रही। तकरीबन 10-15 मिनट का शो चल रहा था वो, और उसे देखा कर शौर्या की मुस्कान कम ही नहीं हो रही थी। उसके चेहरे पर के आते जाते हर एक भाव फोटोग्राफर्स अच्छे से क्लिक कर रहे थे। मृणाल जी ने पहले ही फोटोग्राफर अरेंज कर दिए थे, लेकिन कहीं शौर्या डर ना जाए या फिर अनकंफर्टेबल फील ना करे, इस वजह से उन्होंने उन्हें सामने आने के लिए मना किया था। बट वो शौर्या के साथ उनकी यादें जोड़ना चाहती थी। उनके पास एक भी फोटो नहीं था, ना उसकी और ना ही उसके साथ की, सो फिर इससे अच्छे मेमोरी कोई हो सकती थी। उन्होंने पहले ही फोटोग्राफर को कह दिया था शौर्या की और साथ में उन सब की अच्छी सी और ढेर सारी फोटो वो खींचे और वो काम फोटोग्राफर अच्छे से कर रहे थे। उनका और शौर्या का यहाँ आना हो, उन्होंने साथ में स्पेंड किया हुआ टाइम हो, केक कटिंग हो या फिर तीनों भाई की नोकझोंक, सब कुछ उनके कैमरे में क्लिक हो चुका था और ये फायर क्रैकर्स का शो भी। थैंक यू मोम डैड, मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया। उस शो के खत्म होते ही शौर्या ने एक साथ दोनों को गले लगाया और कहा, तुम्हें पसंद आया और तुम खुश हो गई, यही बहुत है हमारे लिए बच्चा, मृणाल जी बोली और उन्होंने भी उसे अपने गले से लगा लिया। संजीव जी भी उनकी बेटी और बीवी को गले लगाकर बहुत खुश थे और फिर शिवाय, रुद्राय और ओमकारा ने उन तीनों के एक साथ गले लगाकर उनके फैमिली हक को पूरा कर दिया। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, क्या हम साथ में कुछ फोटोज क्लिक करें? पहले इसमें और स्पेशली हमारे कमरे में हम लगाएंगे, मृणाल जी ने उसके कंफर्ट का ध्यान में रखते हुए सवाल किया और शौर्या मान गई। उन फोटोग्राफर्स को मृणाल जी ने वह बुलाया और फिर उसके बाद शुरू हुआ उनका फोटो सेशन। कितने सारे पिक्चर्स क्लिक कराए उन सब ने एक साथ, उसके भाइयों के साथ, मोम डैड के साथ और सबके साथ सिंगल्स भी, जो डेफिनेटली बड़ी सी फ्रेम बनकर आने वाली थी और हर के कमरे में लगने वाले थे। काफ़ी देर तक ये सब कुछ चलता रहा और फिर उन्होंने साथ में डिनर कर दिया। बच्चू, मैं न तुम्हें पाके कल पूरा दिखाऊंगी, अब तुम्हारा कमरा पहले दिखाती हूँ, थक गई होंगी न तुम, मृणाल जी ने कहा और वो पैलेस के अंदर आ गए। वो सब शौर्या को उसके कमरे तक छोड़ने चले गए जो सेकंड फ्लोर पर था।
बहुत बड़ा रूम था वो, जो मृणाल जी ने सालों पहले उनके बेटी के लिए बनाया था और उसके लिए उन्होंने हर एक चीज वहां ला कर रखी थी। हर रोज उस कमरे की साफ सफाई होती थी। सो हाइजीन का ऐसा कोई मसला नहीं था वहां। प्रिंसेस बस कुछ दिन एडजस्ट कर लो, मैं कल ही वर्ल्ड की टॉप इंटीरियर डिजाइनर को बुलाऊंगा और तुम्हारा रूम तुम्हारे हिसाब से हम डिजाइन करवाएंगे, शिवाय ने कहा। और शौर्या की नजरें उसके रूम पर चली गई। वो कमरा पहले ही इतना ज्यादा खूबसूरत था कि उसे चेंज करवाने की कोई भी जरूरत नहीं थी, और वह रखे ही टॉयज एंड ऑल थिंग। शौर्या को समझते देर नहीं लगी कि उसके लिए ये कमरा सालों से सज रहा है। एक अलग सी पॉजिटिव सी वाइब मिली उसे उस कमरे में से, अपनापन महसूस हुआ उसे। वह काफी नहीं भाई, यही बेस्ट है। मैं मेरा कमरा ऐसे ही रखना चाहती हूँ जैसे मोम मेरे लिए यह हमेशा से सजाते आई हुई है, शौर्या ने कहा। और उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। शौर्या ने उसका पूरा कमरा देखा और तभी उसकी पॉकेट में रखा हुआ फोन रिंग हुआ। अभिमन्यु का नाम पढ़कर शौर्या की स्माइल बढ़ गई और मृणाल जी के इशारे पर सब उसे गुड नाइट कहकर बाहर चले गए। एपिसोड 26 Reborn for Love and Revenge Story is in my library. Don't forget to read this story also. आपको बहुत पसंद आएंगी। फैमिली टाइम। बच्चों, मैं न तुम्हें पहले इस कल पूरा दिखाऊंगी, अब तुम्हारा कमरा पहले दिखाती हूँ। थक गई होंगी न तुम, मृणाल जी ने कहा। और वो पैलेस के अंदर आ गए। वो सब शौर्या को उसके कमरे तक छोड़ने चले गए, जो सेकंड फ्लोर पर था। बहुत बड़ा रूम था वो, जो मृणाल जी ने सालों पहले उनके बेटी के लिए बनाया था और उसके लिए उन्होंने हर एक चीज वहां ला कर रखी थी। हर रोज उस कमरे की साफ सफाई होती थी। सो हाइजीन का ऐसा कोई मसला नहीं था वहां। प्रिंसेस बस कुछ दिन एडजस्ट कर लो, मैं कल ही वर्ल्ड की टॉप इंटीरियर डिजाइनर को बुलाऊंगा और तुम्हारा रूम तुम्हारे हिसाब से हम डिजाइन करवाएंगे, शिवाय ने कहा। और शौर्या की नजरें उसके रूम पर चली गई। वो कमरा पहले ही इतना ज्यादा खूबसूरत था कि उसे चेंज करवाने की कोई भी जरूरत नहीं थी, और वह रखे ही टॉयज एंड ऑल थिंग। शौर्या को समझते देर नहीं लगी कि उसके लिए ये कमरा सालों से सज रहा है। एक अलग सी पॉजिटिव सी वाइब मिली उसे उस कमरे में से, अपनापन महसूस हुआ उसे। वह काफी नहीं भाई, यही बेस्ट है। मैं मेरा कमरा ऐसे ही रखना चाहती हूँ जैसे मोम मेरे लिए यह हमेशा से सजाते आई हुई है, शौर्या ने कहा। और उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। शौर्या ने उसका पूरा कमरा देखा और तभी उसकी पॉकेट में रखा हुआ फोन रिंग हुआ। अभिमन्यु का नाम पढ़कर शौर्या की स्माइल बढ़ गई और मृणाल जी के इशारे पर सब उसे गुड नाइट कहकर बाहर चले गए। मन शौर्या की वो चहकती आवाज और अभिमन्यु उसे सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। हैप्पी? अभिमन्यु ने पूछा और शौर्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। यस, वेरी वेरी हैप्पी, बहुत 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 खुश हूँ मैं। इतना अगर आप सामने होता ना तो मैं। शौर्या खाते हुए चुप हो गई और उसने अपनी जुबान चबा ली। तो तुम क्या? अभिमन्यु का फ्लैटी टोन और शौर्या की गालों की रंगत और भी बढ़ गई। तभी कॉल कट हो गया और शौर्या कुछ सोच पाती उससे पहले ही वीडियो कॉल का नोटिफिकेशन आने लग गया। शौर्या को तो और भी शर्म आई और उसने नजरें झुकाते हुए ही कल रिसीव कर लिया। यू आर ब्यूटीफुल प्रिंसेस, सो मच ब्यूटीफुल, अभिमन्यु की धीमी मैग्नेटिक आवाज। और शौर्या ने नजरें उठाकर उसके तरफ देखा और अभिमन्यु के चेहरे पर के एक्सप्रेशन देखकर शौर्या की धड़कनें बेतहाशा बढ़ गई। वो जिस तरह से उसे देख रहा था ना, उस नजरों से बस वो बचना चाहती थी और उसने झट से फोन सीने से लगा लिया और छिप गई। वो शौर्या का फोन उसके दिल के बड़ा ही करीब था और उस वजह से उसकी जोर जोर से धकती हुई धड़कन अभिमन्यु को सुनाई दे रही थी। वो किसी म्यूजिक की तरह बज रही थी उसके कानों में, जो अभिमन्यु को बेहद सुकून दिला गई। प्रिंसेस, अभिमन्यु ने प्यार से उसे आवाज दी और शौर्या की धड़कनें फिर से धड़क उठी। इस तरह आवाज मत दीजिए मन में, मुझे कुछ हो जाता है, शौर्या बोली। और अभिमन्यु के ओठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मुझे तड़प रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए, अभिमन्यु का रिक्वेस्ट भरा लहजा। और शौर्या ने कैमरा ठीक से पकड़ लिया। दोनों फिर एक बार एक दूसरे को देख रहे थे, बट इस बार उन दोनों के बीच खामोशी थी, प्यारी भरी, सुकून से भरी हुई खामोशी। आए, यहाँ शिफ्ट कब हो रहे हो? शौर्या ने सवाल किया। अम्मा, मे बी इन नेक्स्ट सम डेज, अभिमन्यु ने जवाब दिया। और शौर्या का चेहरा उतर गया। आपने तो कहा था कि आप कल आने वाले हो यहाँ पर रहने के लिए, फिर अब कुछ दिनों पर बात कैसे चली गई? शौर्या तुरंत कंप्लेंट करते हुए बोली, कुछ दिन? नो वे। वो अभी से अभिमन्यु को मिस कर रही थी। नीचे सेलिब्रेशन में भी कई बार उसके दिल में अभिमन्यु का ख्याल आया था और उसने सोचा था कि काश अभिमन्यु भी उस सेलिब्रेशन का हिस्सा होता, लेकिन उसने अपने आप को समझा लिया था। मगर अब वो अपने आप को समझाने वाले नहीं थी, उसे अभिमन्यु चाहिए ही चाहिए था। अगर आप कल नहीं आए ना, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी मन, शौर्या मुंह फुलाकर नाराज होते हुए बोली। और अभिमन्यु उसकी अदा पर मुस्कुरा उठा। हम कल नहीं आ सकता हूँ मैं प्रिंसेस, क्योंकि अभिमन्यु कहते ही रुका और शौर्या उसे घूरने लग गई। क्योंकि क्या? शौर्या की खड़ूस आवाज और अभिमन्यु उतने ही प्यार से बोला,
क्योंकि मैं फिलहाल में यही हूँ तुम्हारे विला के सामने वाले विला में। अभिमन्यु का जवाब और शौर्या के ओठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। सच्ची शौर्या की चहकती आवाज और वो अपनी जगह पर से उठ खड़ी हो गई। मैं अभी आ रही हूँ आपसे मिलने, शौर्या ने जल्दी से कहा और बाहर आने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने उसे मना कर दिया। नहीं अभी मत आओ, रात काफी हो चुकी है, मैं कल तुमसे मिलने आ जाऊंगा, अभिमन्यु ने मन करते ही कहा और शौर्या का चेहरा छोटा सा हो गया। अम्मा एक कम करो, तुम्हारे रूम के सामने जो बड़ी सी गैलरी है ना वहां आ जाओ। अभिमन्यु से उसकी उदासी देखी नहीं गई और उसने उसे गैलरी में आने के लिए कह दिया। वो बुंदेला पैलेस कई बार आया हुआ था सो उसे पता था कि शौर्या की रूम कौन सी है। उसने कई बार मृणाल जा को उस कमरे में चेंजेस करते हुए देखे थे और फिर उसने उसकी खुद की रूम भी ठीक उसके सामने वाले ही थी। हम आ तो गई, लेकिन वो विला यहाँ से कितना दूर है, मुझे आप कैसे दिखोगे, शौर्या ने कंप्लेंट करते ही कहा। और तभी सामने वाले विला की गैलरी में हल्की सी रोशनी चमक उठी। क्या वो आप हेमन, शौर्या ने धीरे से सवाल किया और उसके फोन को भी फ्लैश लाइट ऑन कर दी। क्या वो आप हेमन, शौर्या ने धीरे से सवाल किया और उसके फोन को भी फ्लैश लाइट ऑन कर दी। हम अभिमन्यु का छोटा सा हुंकार और शौर्या पर लगातार बनी हुई नजरें, रात का वो हंसी माहौल और ठंडी चलती हवाएं, मगर इसके बावजूद भी दोनों के दिल में महसूस होती गर्माहट। सच में मोहब्बत का नशा ही कुछ अलग होता है। अब अंदर जाओ प्रिंसेस, तुम्हें ठंड लग जाएंगी, अभिमन्यु प्यार से बोला। वैसे तो ठंडी खत्म हो गई थी बट दोनों विला के आसपास काफी हरियाली थी, इस वजह से रात के वक्त वहां का माहौल ठंडा ही रहता था और अभिमन्यु नहीं चाहता था कि शौर्या बीमार पड़े। हम अब भी अंदर जाओ, शौर्या भी फिक्र से बोली और वो दोनों अंदर आ गए। दिन किया, अभिमन्यु का फिर एक सवाल और शौर्या ने हाँ में सर हिलाकर उससे भी सेम सवाल किया। अभिमन्यु ने भी हाँ कहा और थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद अभिमन्यु ने उसे फ्रेश होकर सोने के लिए कह दिया। एक दूसरे को बाय कहकर वो दोनों कुछ देर तक फोन को देखते रहे और फिर शौर्या फ्रेश होकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। बट उसे नींद नहीं आ रही थी। हाल ही कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसे अभिमन्यु के बाहों में सोने की आदत पड़ चुकी थी और आज उसके बिना दिल नहीं लग रहा था उसका। उसने किसी तरह से पानी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लग गई। तभी उसे ऐसा लगा कि शायद उसके कमरे में कोई आ रहा है। शौर्या लाट हो गई थोड़ा और आंखें बंद रख के वैसे ही लेती रही। तभी उसके माथे पर एक जाना पछना ममता से भरा हुआ हाथ महसूस हुआ। मेरी बच्ची संजीव, वो सच में है, वरना तो मुझे ये ख्वाब ही लग रहा था। मृणाल जी की इमोशनल आवाज और शौर्या को जरा सा बुरा लगा। वो है, हमारी बेटी है मृणाल, हमारी प्यारी सी बच्ची, संजीव जी ने भी जरा से इमोशनल होते हुए ही कहा और शौर्या के करीब बैठ गए। उन्होंने धीरे से शौर्या का हाथ पकड़ा और वही मृणाल जी उसे प्यार से सहलाने लग गई। उन दोनों की हरकतें बड़ी हो सॉफ्ट और आराम से थी ताकि शौर्या की नींद डिस्टर्ब ना हो। वे प्यार से उसके पास ही बैठे हुए थे और उनके साए में ना जाने कब शौर्या को नींद लग गई, उसे पता ही नहीं चला। मृणाल जी भी उसे कदल करते हुए उसके सर के पास सो गई तो वही संजीव जी उनके बाजू में उन्हें गले लगाकर सो गए। नींद में ही शौर्या ने अपना सर मृणाल जी के गोद में रख दिया और उन्हें इतना प्यारा सोया हुआ देखकर वो तीनों भाई मुस्कुराए। शौर्या आराम से सोई है या नहीं, ये देखने वो आए थे। वैसे तो वो दरवाजे से ही देख कर जाने वाले थे बट उन तीनों को देखकर उनका दिल ही नहीं किया और वो अंदर आ गए। शिवाय ने आराम से मृणाल जी को और संजीव जी को ठीक से सुलाया और रुद्र भी शौर्या के सर के नीचे पिलो रखने के लिए आया। शौर्या ने नींद में ही फिर उसके गोद में सर रख दिया और उसे वैसा करता देखकर उसके ओठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। ओमकारा और शिवाय उसे घूर कर देखने लग गए और फिर मुस्कुराते हुए ओमकारा ने शिवाय को रुद्र में बाजू में बिठा दिया और खुद उसकी गोद में सर रख कर सो गया। उसकी हरकत पर उन दोनों को हंसी ही आ गई और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए वो तीनों भी वही सो गए। शौर्या की नींद सुबह सो ही खुली और अपने इर्द गिर्द उसकी पूरी फैमिली को देखकर वो बहुत ही खुश हुई। कितनी प्यारी सुबह थी ये, उसकी पूरी फैमिली उसके पास थी, उसे अटेंशन दे रही थी। वो प्यार से उन्हें देखने लग गई और फिर धीरे धीरे करके सब जग गए। हर किसी ने उठते ही सबसे पहले शौर्या को देखा और उसकी वो मीठी सी स्माइल से उस सब की मॉर्निंग मीठी हो गई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग मम्मा, डैड, शौर्या ने प्यार से कहा और सब ने भी उतने ही प्यार से उसे मॉर्निंग विश की। उन सब की सुबह बहुत सी गपशप और मस्ती के साथ शुरू हुई और सबकी खिलखिलाहट से वो पूरा पैलेस गूंज उठा। आज हमारी प्रिंसेस के लिए ब्रेकफास्ट हम बनाएंगे, शिवाय ने कहा और ओमकारा एक आंखों में चमक आ गई। हाँ भाई, आप और रुद्र वही जाकर बनाओ, तब तक मैं प्रिंसेस का ध्यान रखता हूँ, ओमकारा ने कहा और दिल ही दिल सोचा कि उसे उसकी बहन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा और कुछ ऐसी ही सोच रुद्र की भी थी। वो भी बोलने को हुआ था कि शिवाय भाई आप और ओमकारा जाकर ब्रेकफास्ट बनाओ, तब तक मैं प्रिंसेस का ध्यान रखता हूँ, मगर वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया। उससे पहले ही शिवाय ने उन दोनों को गर्दन पकड़ ली।
चुपचाप चलो और मेरी मदद करवाओ प्रिंसेस, तुम बस थोड़ा सा वेट करो। हाँ, हम अभी खाना लेकर आते हैं, शिवाय ने कह और उन दोनों की गर्दन पकड़ते ही उन्हें खींचने में ले गया और शौर्या खुश हो गई। शौर्या, तुम्हारे ये तीनों भाई ना बहुत अच्छे शेफ है और सबसे अच्छा खाना तो ओम बनाता है। कृति के लिए तो बहुत बार खाना बना चुका है वो, लेकिन उसके मौत के बाद जैसे वो सब कुछ भूल गया, मृणाल जी ने कहा और फिर शौर्या की तरफ देखने लग गई। शौर्या को सब पता था लेकिन फिर भी वो थोड़ा अनजान ही बनी और मृणाल जी ने थोड़े में उसे कृति के बारे में और उसके मौत के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर शौर्या को काफी बुरा लगा। वैसे तुम्हें पता है शौर्या, वी हैव बिग फैमिली, बहुत सारे मेंबर्स है हमारी फैमिली में। तुम्हारे डैड के 2 भाई और उनकी फैमिली, तुम्हारे दादू दादी, नाना नानी, 2 मामा, एक मासी और उनकी फैमिली भी, एंड हम सब बहुत ही क्लोज है। हमने फिलहाल सिर्फ तुम्हारे दादा दादी को और नाना नानी को ही तुम्हारे बारे में बताया है, बाकी सबको कुछ दिन बाद बताएंगे। और ना संजीव, शौर्या की वेलकम पार्टी कब रखेंगे हम? मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ मैं मेरी बेटी कितनी प्यारी है। मृणाल जी खुश होते ही बोली। मम्मा फैमिली थी है, बट मेरे ख्याल से हमें ये वेलकम पार्टी कुछ महीनों बाद होस्ट करनी चाहिए। आई एम नॉट कंफर्टेबल, शौर्या ने कहा और मृणाल जी ने उसकी तरफ देखकर हमें सर हिला दिया। जैसा तुम चाहो प्रिंसेस, तुम्हारे दिल जैसा ही होगा सब कुछ, मृणाल जी मुस्कुराए ही बोली और वो तीनों बातें करने लग गए। कुछ ही देर में तीनों भाइयों ने ब्रेकफास्ट बना दिया और खुद अपने हाथों से उसकी सर्व करके मस्ती करते हुए टाइम स्पेंड कर दिया। आह, वो भी खुद तो मर गई मगर साथ ही में हमें भी बर्बाद कर गई, सालों की मेहनत, सब कुछ तबाह हो गया। हम कंगाल हो गए, कैसे निकले इस मुसीबत से कुछ समझ नहीं आ रहा है। शौर्या, ये तुमने ठीक नहीं किया, काश तुम जिंदा होती तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार देता, एक शख्स पागलों की तरह कह रहा था और उसके सामने शौर्या की फोटो थी जो लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उसने अपने हाथ में मौजूद गन में की सारी गोलियां उसकी तस्वीर पर शूट कर डाली। एपिसोड 27, जैसा तुम चाहो प्रिंसेस, तुम्हारे दिल जैसा ही होगा सब कुछ, मृणाल जी मुस्कुराए हुए बोली और वो तीनों बातें करने लग गए। कुछ ही देर में तीनों भाइयों ने ब्रेकफास्ट बना दिया और खुद अपने हाथों से उसकी सर्व करके मस्ती करते हुए टाइम स्पेंड कर दिया। आह, वो भी खुद तो मर गई मगर साथ ही में हमें भी बर्बाद कर गई, सालों की मेहनत, सब कुछ तबाह हो गया। हम कंगाल हो गए, कैसे निकले इस मुसीबत से कुछ समझ नहीं आ रहा है। शौर्या, ये तुमने ठीक नहीं किया, काश तुम जिंदा होती तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार देता, एक शख्स पागलों की तरह कह रहा था और उसके सामने शौर्या की फोटो थी जो लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उसने अपने हाथ में मौजूद गन में की सारी गोलियां उसकी तस्वीर पर शूट कर डाली। आगे के 2-3 दिन वैसे ही मस्ती में बीत गए। शौर्या बहुत खुश थी, उसके फैमिली के साथ और अभिमन्यु के साथ भी। अभिमन्यु के साथ उसकी कंटिन्यूली फोन पर बात तो होती ही थी, बात वो दिन में 2 बार मिलते भी थे, सो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। प्रिंसेस ओमकारा ने डोर पर नॉक करते हुए उसे आवाज दी। हाँ भाई, ये ना अंदर। शौर्या ने उसे अंदर बुलाया और वो काम कर रहे पेपर्स को और लैपटॉप को ठीक से अंदर की तरफ रख दिया। भले ही अब बिलियनियर हो, लेकिन वो सारे पैसे उसे अभिमन्यु ने और उसकी फैमिली ने दिए हुए थे और उसके काम के लिए वो बिल्कुल उन्हें यूज नहीं करना चाहती थी। उसे जल्दी से जल्दी काम का कोई जरिया ढूंढना था ताकि वो उसे जो भी हर्ब्स चाहिए वो ले सके और उसकी एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू कर सके। बहुत काम था उसे, उसके लैब के लिए जगह ढूंढना ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम था। उसने जो हिडन लैब जहाँ चिका एक्टिव थी और वो एक तरह की सबमरीन थी, उसे वो यहाँ लाना चाहती थी और उसकी प्लेसमेंट ऐसी जगह करनी चाहती थी जहाँ कोई ज़्यादातर ना जाता हो, और वो जगह उसकी नज़रों में भी थी, सौरभ जी का फार्म, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर था और उसे वहाँ आना जाना भी आसान पड़ता क्योंकि वो जगह बुंदेला पैलेस से कुछ ही कम की दूरी पर थी एंड वो बस उसी की तैयारी में लगी हुई थी। क्या हुआ भाई? शौर्या ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। मैं बाहर जा रहा हूँ। यूकोनो सिटी में ना एक ऐसी जगह है जहाँ स्टोन गैम्बलिंग होती है और साथ ही में उस एरिया में काफ़ी एंटिक चीज़ों की शॉप भी है, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो, ओमकारा ने उससे कहा और शौर्या ज़रा सी हैरान ही हो गई। बॉस, स्टोन गैम्बलिंग का मतलब एक तरह से पत्थर का जुआ है, लेकिन उसमें जो पत्थर यूज होते हैं वो नदी में से निकले जाते हैं और उसमें कीमती जैड स्टोन होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर पत्थर में जैड हो। किस्मत का खेल है बॉस, अगर आप जीत गए तो करोड़ों रुपए आपके होंगे और अगर हार गए तो आप पल भर में कंगाल हो जाएंगे, चिका ने कहा और उसे सुनकर शौर्या के आंखों में चमक आ गई। हाँ भाई, मैं चलूंगी, शौर्या एक्साइटेड होते ही बोली और ओमकारा भी बहुत खुश हो गया। कूल, तुम चेंज कर लो फिर हम चलते हैं, ओमकारा ने कहा और शौर्या जल्दी से चेंज करने के लिए चली गई। उसने एक क्यूट सी क्रीम एंड वाइट कलर की डंगरी पहनी हुई थी, कानों में छोटे से स्टार शेप के इयररिंग्स और खुले बाल, बहुत प्यारी लग रही थी वो। मेकअप की वो वैसे उसे जरूरत ही नहीं थी और आदत तो उससे भी ज्यादा नहीं थी,
सो उसने सिर्फ उसके ओठों पर पिंक टिंट का लिप बाम लगाया और वाइट शूज पहनकर वो नीचे आ गई। बच्चू, तुम कहाँ जा रही हो क्या? कितनी प्यारी लग रही हो। मृणाल जी और संजीव जी लिविंग रूम में ही बैठे ही थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। शौर्या के नीचे आते ही मृणाल जी ने उससे पूछा और शौर्या की बलाए ले ली। हम मम्मा, ओमकारा भाई के साथ जा रही हूँ, वो मुझे बाहर लेकर जा रहे हैं, शौर्या ने चाहते हुए कहा और उसे खुश देखकर उसके मॉम डैड बहुत ही खुश हो गए। तुम्हें बाहर जाना पसंद है प्रिंसेस? संजीव जी का सवाल और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। वे उसे सच में बाहर की दुनिया देखनी थी, सो उसने जरा एक्साइटेड होते हुए ही उसका सर हिलाया और संजोग जी ने मृणाल जी की तरफ देखा। ओके बेटा, फिर ना आज तुम तुम्हारे भाई के साथ जाओ, कल में तुम और तुम्हारी मम्मा हम बाहर जाएंगे वॉट से। संजीव जी की आंखों में चमका आ गई और वो शौर्या की तरफ देखने लग गए। ओह डैड, आप बेस्ट हो। शौर्या मुस्कुराकर उनके गले लग गई और तभी ओमकारा भी वहां आ गया। चले शौर्या, ओमकारा ने कहा और शौर्या के कुछ बोलने से पहले ही मृणाल जी और संजीव जी ने उसे ढेरों इंस्ट्रक्शन दिए, जिसे सुनकर ओमकारा तंग हो गया तो वही शौर्या हंसने लग गई। ओके ओके, समझ गया, और अब बस भी इजिए आप दोनों, मैं गार्ड्स को भी लेकर जाने वाला हूँ, सो फिक्र करना बंद करें और अब हमें जाने दे। ओमकारा ने कहकर शौर्या का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर चला गया। प्लीज बैठिए प्रिंसेस, ओमकारा प्यार से बोला और शौर्या मुस्कुराते हुए ही कार में बैठ गई। ओमकारा भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और खुद ड्राइव करने लग गया। उनके पीछे से उनकी गार्ड्स की कार उन्हें फॉलो कर रही थी। बातें करते हुए ही वो दोनों उनके डेस्टिनेशन पर आ गए और ओमकारा ने सबको कुछ डिस्टेंस पर रहने के इंस्ट्रक्शन दिए और शौर्या के साथ अंदर चला गया। शौर्या, ये सारी दुकानें देख रही हो ना, यहाँ एक से बढ़कर एक एंटिक चीजें मिलती है, बट उन्हें खरीदने से पहले ना हमें पुराने चीजों की अच्छी सी परख चाहिए। अब जरूरी तो नहीं हर कोई ईमानदारी से ही कम करे। ऐसे कई सारे लोग हैं जो डुप्लीकेट चीजें बनाते हैं और उन्हें काफी पुराने हैं ये कहकर बेच देते हैं, सो इन सब की खरीदी करने से पहले काफी सोच समझ कर सचना और देखना चाहिए। ओमकारा उसे वह के बेसिक इन्फॉर्मेशन देने लग गया और वो दोनों बातें करते हुए ही आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उस मार्केट में की हर एक इंसान की नज़रें उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। शौर्या की क्यूटनेस, उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर सब उसे देख रहे थे, तो ओमकारा का चार्म और उसके लुक्स उफ हर बार की तरह उन सब पर कहर ढा रहे थे। वो यहाँ काफ़ी सालों से आता था, सो सब उसे अच्छे से जानते थे और उसके ओहदे से थोड़ा डरते भी थे। क्या वो मिस्टर बुंदेला की गर्लफ्रेंड हो सकती है? आसपास यही बातें शुरू थी। आई डोंट थिंक सो, शायद वो दोनों भाई बहन हो। देखो तो जरा, ऑन के आंखें सेम सेम है, ऐसा ही होगा। और कोई लोग तो उनकी एक जैसी दिखने वाले आंखों को देखकर ही यकीन कह रहे थे कि वो दोनों भाई बहन होंगे। लेकिन भाई बहन के उस जोड़ी को किसी से कोई मतलब नहीं था और वो उनकी बैटन में ही आगे बढ़ रहे थे। फाइनली वो उस जगह पर आ गए जहां स्टोन गैम्बलिंग होती थी। वो जगह बाहर से देखने पर बहुत छोटी और अजीब लग रही थी, लेकिन जब शौर्या ओमकारा के साथ अंदर गई तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने एक दुनिया से दूसरी दुनिया में कदम रखा हो। वह की हर एक चीज काफी एडवांस्ड और हाई टेक थी। क्या हुआ? ओमकारा के सवाल पर शौर्या ने उसके तरफ देखा और अपने कंधे उचका दिए। वो सच में उस जगह को देखने में खो गई थी। भाई, ये जगह काफी अलग है, शौर्या ने कहा और ओमकारा के साथ आगे बढ़ गई। ओमकारा ने उसके एक दो डीएसटी और जान पहचान वालों से उसे मिला दिया और वो सारे के सारे रिस्पेक्ट के साथ उससे मिलने लग गए। मिस्टर ओमकारा, लॉन्ग टाइम नो सी। 35-40 साल के आसपास का एक शख्स ओमकारा की तरफ आया और जब उसकी नजरें ओमकारा के बाज में खड़ी शौर्या पर गई तो वो बस उसे देखता ही रह गया। उसके आंखों में अलग से इमोशन उमड़ आए शौर्या के लिए और वो ललचाए नजरों से उसके तरफ देखने लग गया। हे ब्यूटीफुल लेडी, क्या मैं आपका प्यारा सा नाम जान सकता हूँ? उस आदमी ने शौर्या के हाथ को अपने हाथ में लिया और जरा से फल्टी टोन में कहकर वो उसके हाथों पर ओट टिकाने ही वाला था कि शौर्या ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया। मिस्टर वॉट एवर, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे टच करे, शौर्या ने स्ट्रिक्ट लहजे में कहा और अपना हाथ छुड़वाकर रुमाल से साफ कर दिया और उसका एटीट्यूड देखकर उस शख्स को गुस्सा ही आ गया। तुम लड़की, तुम जानती हो कि तुम किसी से बात कर रही हो? उस आदमी की गुस्से भरी आवाज और शौर्या उसे घूर कर देखने लग गई। वो आदमी आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही ओमकारा उसके और शौर्या के बीच में आ गया और उस आदमी के आंखों में देखते ही गुस्से से बोला, तुम मेरे बहन से बात कर रहे हो विशाल मल्होत्रा, इसीलिए तुम्हारी ये गंदी जुबान और घटिया नजरें झुकाकर बात करो, वरना ओमकारा बुंदेला क्या है ये तुम्हें अच्छे से पता है। ओमकारा की कोर ढकी और वो आदमी वह से गुस्से से चला गया। कौन था वो भाई? शौर्या का सवाल एयर ओमकारा ना में सर हिलाते हुए बोला, कोई खास नहीं, और वैसे भी उसके जैसे कुत्ते का काम ही है भौंकना, सो तुम इतनी फिक्र मत करो, कम हम कुछ स्टोन्स देखते हैं,
आज तुम्हारी नजरें जिस पर भी टिके है वो सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए ले लूंगा, ओमकारा का कहा और शौर्या मुस्कुराए। गुड नाइट गाइज, माइंड आ रही है काफी। एपिसोड 28। मिस्टर वॉट एवर, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे टच करे, शौर्या ने स्ट्रिक्ट लहजे में कहा और अपना हाथ छुड़वाकर रुमाल से साफ कर दिया और उसका एटीट्यूड देखकर उस शख्स को गुस्सा ही आ गया। तुम लड़की, तुम जानती हो कि तुम किसी से बात कर रही हो? उस आदमी की गुस्से भरी आवाज और शौर्या उसे घूर कर देखने लग गई। वो आदमी आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही ओमकारा उसके और शौर्या के बीच में आ गया और उस आदमी के आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, तुम मेरे बहन से बात कर रहे हो विशाल मल्होत्रा, इसीलिए तुम्हारी ये गंदी जुबान और घटिया नजरें झुकाकर बात करो, वरना ओमकारा बुंदेला क्या है ये तुम्हें अच्छे से पता है। ओमकारा की कोर धकी और वो आदमी वह से गुस्से से चला गया। कौन था वो भाई? शौर्या का सवाल और ओमकारा ना में सर हिलाते हुए बोला, कोई खास नहीं, और वैसे भी उसके जैसे कुत्ते का काम ही है भौंकना, सो तुम इतनी फिक्र मत करो, कम हम कुछ स्टोन्स देखते हैं। आज तुम्हारी नजरें जिस पर भी टिके है वो सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए ले लूंगा, ओमकारा का कहा और शौर्या मुस्कुराए। वो दोनों मिलकर वहां के स्टोन्स देखने लग गए। उस बड़े से शॉप के अंदर छोटे छोटे अलग अलग कंपनी के स्टॉल लगे हुए थे और वो सभी उनके स्टोन की खासियत और वो कहाँ से लाए गए हैं ये बता रहे थे। ओमकारा के इर्द गिर्द भी काफी गर्दी थी, उसे यहाँ देखकर वहाँ की लड़कियां तो खुश हो गई थी, लेकिन वो स्टोन शॉप ओनर भी खुश हो रहे थे। ओमकारा उनका पुराना क्लाइंट था और वो मिलियंस में खरीदारी करता था। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि शौर्या के आगे पीछे भी काफी को मंडरा रहे थे। पहले तो उसकी खूबसूरती और दूसरी ये बात कि वो ओमकारा बुंदेला की बहन थी। उसे तो उन सबको इम्प्रेस करना ही था। शौर्या उन सब का अटेंशन एंजॉय करते हुए हर एक स्टोन की तरफ देख रही थी। बॉस, वहाँ नीचे जो स्टोन्स रखे हैं ना उसे ले लीजिए, वो एक हाई क्वालिटी का ग्रीन जेड स्टोन है, चिका ने कहा। शौर्या के आंखों के थ्रू वो वहाँ के सारे स्टोन्स को देख रही थी और उसने उन्हें स्कैन भी कर लिया था। हम शौर्या दिल ही दिल बोली और उन स्टोन्स के तरफ जाने लग गई। उसने जानबूझकर वह रखे हुए कुछ स्टोन्स टटोल कर देखे। अगर वो डायरेक्ट वही स्टोन उठाती तो शायद उस पर सबको शक हो जाता। बॉस, ये वाला भी लीजिए, यो एक रेड जेड स्टोन है, भले ही वो पहले वाला जितना कीमती नहीं है, बट उस स्टोन एक बेस्ट एनर्जी स्टोन है, चिका ने फिर से कहा और शौर्या ने 2-4 अरु स्टोन देखे। भाई, शौर्या प्यार से बोली और वह के लोग कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा था कि वो ओमकारा जैसी ही सख्त मिजाज की लड़की है और अभी जैसे शौर्या ने उस विशाल को जवाब दिया था सबका एक ही पक्का भी हो गया था। बट शौर्या का यूं इतने प्यार से ओमकारा को पुकारना और उसके ओठों पर की वो मीठी सी स्माइल, उन सबको वो बड़ी ही प्यारी लगी और वह मौजूद कुछ यंग लड़के सोचने लगे कि काश वो उनकी गर्लफ्रेंड होती। हाँ बच्चा, बोलो ना, ओमकारा भी प्यार से बोला। मुझे ये स्टोन्स खरीदने हैं। शौर्या ने 3-4 स्टोन की तरफ इशारा किया। उसमें से 2 स्टोन चिका ने बताए हुए थे और दूसरे 2 रैंडम ही थे। उसकी बात सुनकर ओमकारा कुछ कह पाता उससे पहले ही विशाल वहां आ गया। ओह, मुझे नहीं पता था ओमकारा कि तुम इतनी गरीब हो गए हो जो यूं नीचे गिरे हुए हल्के क्वालिटी के स्टोन उठा रहे हो। कितनी बुरी बात है ना ये कि तुम अपनी बहन के लिए कुछ कीमती स्टोन खरीद नहीं सकते, सो बैड। विशाल ने ओमकारा को चिढ़ाते हुए नीचा दिखाकर कहा। लड़की सोच लो, वैसे भी मुझे यकीन है कि तुम बुंदेला की असली बहन नहीं हो। सब जानते ही बुंदेला फैमिली की कोई बेटी नहीं है, सो तुम ऐसी ही कोई भी होंगी और यही वजह है कि ये ओमकारा तुम पर खर्चा करने से डर रहा है। मेरी साइड आ जाओ, तुम जितना चाहे उतना खर्चा तुम पर करने के लिए तैयार हूँ मैं, क्या कहती हो? विशाल ने कहकर उसके आदमियों की तरफ इशारा किया। उसके आदमियों के हाथों में 2-3 तरह के कीमती स्टोन थे, तो वही एक ब्रीफ केस थी जो पूरी कैश से भरी हुई थी। भाई, एक सवाल करो। शौर्या ने उस विशाल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और ओमकारा से बोली और ओमकारा ने हाँ में सर हिला दिया। सच सच बताना, आपसे ये कितनी बार हार गया है? तभी तो देखो ना, ये इतना डेस्परेट है आपको नीचा दिखाने के लिए। शौर्या का सवाल और ओमकारा सोच में गिर गया और फिर नौटंकी करते हुए वो बोला, हारा कितनी बार है ना, वो तो नहीं पता, लेकिन एक बात है, ये मुझसे एक बार भी नहीं जीता है। ओमकारा ने कुछ इस तरह से कहा कि वहां मौजूद सभी के सभी जोर जोर से हंसने लग गए और सबसे पहले हंसना तो शौर्या ने ही शुरू किया। विशाल की बहुत बुरी इंसल्ट हुई और वो गुस्से से तनतनाते हुए शौर्या को देखने लग गया। विशाल कुछ बोलना चाहता था मगर उसे सूझ ही नहीं रहा था। ठीक है, आज देखते हैं कि यहाँ से सबसे ज्यादा कीमती स्टोन कौन लेकर जाता है और कौन आज इस स्टोन गैम्बलिंग का विनर होता है। तुम्हें वो सिलेक्ट किए हुए स्टोन और मेरे ये सिलेक्ट किए हुए स्टोन
देखेंगे कि किसके पास कीमती स्टोन निकलते हैं। अगर मैं जीता तो तुम जो कहूंगी वो मैं करूंगा, और अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बोलो मंजूर है, विशाल ने घमंड के साथ कहा। उसने जो स्टोन खरीदे थे उनकी कीमत कम से कम 320 मिलियन थी और उसे यकीन था उन 4-5 स्टोन की वजह से वो आज काफी कमाने वाला है। साथ ही में उसने ये भी सोच लिया कि वो जब जीतेगा तब शौर्या को उसकी औकात दिखा देगा और उसके खूबसूरती का लुत्फ उठाकर उसे सबके सामने बदनाम कर देगा। बहुत यकीन था उसे खुद पर, सो उसने शर्त लगा दी। शौर्या ने गौर से उसकी तरफ के स्टोन को देखा और चिका से कांटेक्ट किया। बॉस, उसके पास की स्टोन वाकई में कीमती है। उसने से एक लाइट ग्रीन कलर का जेड स्टोन है और 2 वाइट जेड स्टोन है, और सबसे आखिरी वाला ये ग्रीन कलर का जेड स्टोन है, लेकिन उसमें जेड पूरा बहकर जा चुका है। एक ही लेयर बची है जेड स्टोन की, उसमें चिका ने कहा। वेल बॉस, ये शर्त लगा लीजिए, आपने सिलेक्ट किए हुए ग्रीन जेड स्टोन के आगे उसके पूरे स्टोन की कोई भी कीमत नहीं है, चिका का कहना। और शौर्या मुस्कुराए। ओके, मुझे मन शौर्या के पति की उसे मंजूर है। उससे पहले ही ओमकारा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने आ गया। विशाल, वो बच्ची है अभी, और यहाँ आना उसका फर्स्ट टाइम है, सो वो तुम्हारे साथ शर्त नहीं लगाएंगी, बल्कि इस शर्त में मैं हिस्सा लूंगा। ओमकारा ने उसके बहन को प्रोटेक्ट करते हुए कहा। वो स्टोन उन्हें नीचे एक साइड से लिए थे। हर स्टॉलोन यहाँ लेने से पहले उन स्टोन को चेक करता था। हालांकि आज तक ऐसी कोई सिस्टम नहीं बनी थी जो अंदर कैसा स्टोन है ये देख पाए, बट फिर भी उनकी क्वालिटी और वो जहाँ से लाए गए हैं उस जगह के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करके ही वो डिवाइडेशन होता था। और जो स्टोन नीचे रखे जाते उनके अंदर कोई कीमती जेड तो छोड़ो, बल्कि कोई आम जेड निकलना भी मुश्किल होता था। ओमकारा नहीं चाहता था कि उसकी बहार शौर्या हार जाए और उसे उस विशाल को कोई भी शर्त माननी पड़े। वो उसके लिए प्रोटेक्टिव होते हुए बोला, अरे ऐसे कैसे, मेरी बेइज्जती तो ये कर रही थी, और स्टोन का सिलेक्शन भी इसने ही किया है, सो शर्त भी इसके साथ ही लागू होती है। विशाल ने ओमकारा की बातों को अपोज किया और ओमकारा गुस्से से उसे घूर कर देखने लग गया। वो यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, और ये जो भी उसने खरीदा है ना, इट्स जस्ट अ टाइम पास फॉर हर। अगर तुम्हें कंपटीशन करना ही है तो मेरे साथ करो। ओमकारा की गुस्से से भरी हुई आवाज, और विशाला भी गुस्से से उसे घूर कर देखने लग गया। नहीं, शर्त उसी के साथ, और वो भी उसी स्टोन्स के साथ लागू होंगी। और अगर तुम इसके लिए नहीं मानते हो तो अपनी हार मान लो और चुपचाप मेरे कदमों में बैठकर मेरे पैर पर अपनी नाक रख दो। विशाल ने देविल तरीके से हंसते हुए कहा और अपना पैर आगे करके ओमकारा को दिखा दिया। उसकी ये हरकत और शौर्या को इतना गुस्सा आया कि वो आगे बढ़ी और उसने एक पैर से विशाल के आगे के पैर को किक कर दिया। उसके इस अचानक हुए हमले से विशाल संभल पता, उससे पहले ही एक और किक उसके सीने पर लग गई और विशाल 4 कदम पीछे जाकर गिर गया। कुछ इतनी फोर्स से शौर्या ने उसे किक किया था कि सब अपनी मुंह में उंगली डाले हुए उसे देखने लग गए। क्या वो एक छोटी सी लड़की नहीं थी जिसकी उम्र ज्यादा 17-18 होंगी, और वो कितनी कमजोर भी दिख रही थी। इतनी सी तो थी वो, और इतनी जोरदार किक सब के सब, और उनके साथ ओमकारा भी काफी हैरान हो गया। अगर मेरे भाई की इंसल्ट करना तो दूर, अगर तुमने बुरी नजरों से उनके तरफ देखा भी ना तो याद रखना ये शौर्या बुंदेला तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। शौर्या गुस्से से अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोली और विशाल के अंदर तक कांप गया। शौर्या का ऑरा इस वक्त काफी खतरनाक और कोल्ड था, जिसे महसूस कर उसे अंदर तक कंप महसूस हुआ। मुझे ये स्टोन खरीदने हैं, आओ और इसका पेमेंट करो, और सबके सामने इसे कट करना का इंतजाम भी करो। हम ये शर्त कंटिन्यू कर रहे हैं और मैं ही इस शर्त में शामिल होंगी, शौर्या ने कहा, और ओमकारा अब जाकर होश में आया। ठीक है, नेक्स्ट पेमेंट करो इन स्टोन्स की, ओमकारा ने उसके असिस्टेंट से कहा और उसे कुछ इशारा भी कर दिया। भले ही वो इस कंपटीशन में कुछ कर नहीं सकता था, मगर विशाल उसे तो वो हैंडल कर ही सकता था। अगर वो जीत भी गया तो वो कोई भी ऐसी वैसी डिमांड ना करे, इसका इंतजाम उसने करने को कह दिया था। और नेथन भी उसका इशारा समझ गया था। जल्दी से पेमेंट करके उनके खरीदे ही स्टोन और विशाला के खरीदे ही स्टोन उनके गार्ड्स लेकर अंदर चले गए। एक बड़ी सी स्क्रीन पर वो देख रहे थे, अंदर जहां स्टोन कटिंग होती थी वह सबका जाना अलाउड नहीं था। कोई भी एक ही शख्स जिसकी स्टोन है वो वह जा सकता था, और बाकी सब उन्हें उस बड़ी सी स्क्रीन पर देख सकते थे जो बाहर लगी हुई थी। सबसे पहले विशाल के स्टोन को कटिंग के लिए लिया गया और उसका पहला ही स्टोन एक लाइट ग्रीन कलर जेड स्टोन निकला। उस कलर को देखकर वहां बातें बनने लग गई और विशाल घमंड से मुस्कुराया। जित तो मेरी ही पक्की है, आफ्टर ऑल ऐसे ही नहीं मैंने 320 मिलियंस लगाए हैं इसे खरीदने में। विशाल की गुरूर भरी आवाज और उसके इर्द गिर्द कुछ बड़े बड़े बिजनेस में आ गए। वो उससे उस स्टोन को उन्हें बेचने की जिद करने लग गए। विशाल ने वो स्टोन 150 मिलियन में खरीदा था और उन बिजनेसमैन ने उसे उस स्टोन के लिए तकरीबन 400 मिलियन तक के ऑफर किए। विशाल उसे बेचने ही वाला था कि शौर्या की आवाज उससे टकरा गई। भाई,
अगर ये स्टोन अंदर से डार्क ग्रीन कलर का निकला तो क्या उसे 400 मिलियन से भी ज्यादा पीसी मिलेंगे? शौर्या जानबूझकर बोली और विशाल लालच में आ गया। नहीं, मैं नहीं बेचूंगा, मैं इसे और कट लगाना चाहता हूँ, विशाल ने ऑर्डर दी और शौर्या के ओठों के कीने ऊपर की तरफ उठ गए। जो बिजनेस में वह आए थे उन्होंने गुस्से से शौर्या को घूर कर देखा और विशाल से दूर हो गए। अगर शौर्या ये नहीं कहती तो आज वो 400 मिलियन में उस स्टोन को खरीद लेते और आगे उससे काफी प्रॉफिट कमाते, मगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चली गई, वो भी शौर्या के वजह से। विशाल के कहने पर और एक कट उस स्टोन को लगा, लेकिन वो स्टोन अब भी लाइट ग्रीन कलर में था, जिससे सबकी उम्मीद थोड़ी सी लखा गई। विशाल भी जरा उदास ही हुआ और उसने हिम्मत करके एक और कट लगाने को बोल दिया और अब की बार उस स्टोन का कलर देखकर सबके सब हैरान हो गए और विशाल की किस्मत पर उन्हें तरस आने लग गया। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।